है ना, गद्य और काव्य में पूरा याद करना है ज्यादातर चीज, और ग्रामर तो चलो हो भी जाएगी। तो रिवीजन 2 से 3 बार, जितना ज्यादा बार रिवीजन कर लो उतना बेटर है, ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स के उधर आपको पता है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसमें सारा फैक्चुअल टाइम बचता है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये अभी के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, पहले इसको पढ़ लें, कॉम्पिटिशन रहेगा तो कॉम्पिटिशन भी ठीक ठाक है, ठीक है। और सारा आप ये मान के चलिए ऐसे ऐसे लोग होंगे जो मतलब मास्टर्स, ज्यादातर लोग मास्टर्स किए हुए होंगे, कोई नेट क्वालिफाई होगा, तो अच्छे खासे लोगों से कॉम्पिटिशन, यही कहूंगा ये 3 किताबें सफिशियंट है। लेकिन अगर आप चाहो अपनी, हेलो हाय नमस्कार आप सभी को, दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, और वो टॉपिक है हमारा ईएमआरएस टीजीटी हिंदी का मेंस जो हमारा टीयर 2 होने वाला है, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, ठीक है। और कंप्लीट प्रिपरेशन पे बात करेंगे, पूरा जो हमारा सिलेबस है वो कम टाइम में हमें कैसे कवर करना है, कौन सी बेस्ट बुक, कौन से सोर्स हमें फॉलो करना है, कहाँ से कवर करना है। और ध्यान रखिए यहाँ पे मैं किसी बैच की बात नहीं करूंगा, ना मैं खुद किसी बैच को परचेज करना रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसी बैच से पढ़ रहे हैं डेफिनेटली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बैच लेना आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा बेसिकली जो लोग बैच से नहीं पढ़ रहे हैं, या आपने बैच ले भी लिया है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ जो बुक से या एक सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं गारंटी देता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, ठीक है। इसमें हम बेस्ट स्टडी मटेरियल और जितनी चीजें उन सब पे बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं तो माई सेल्फ गौरव, और मैं अभी वर्तमान में सैनिक स्कूल में टीजीटी हिंदी के पद पे कार्यरत हूँ। और अगर मैं बात करूँ ईएमआरएस एग्जाम की, तो जो हमारा ईएमआरएस टीजीटी हिंदी का एग्जाम हुआ था वो भी मैं क्वालिफाइड हूँ। अब हम और आप मिलके यहाँ पे टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एज अ एस्पिरेंट, क्योंकि मैं खुद टीयर 2 में अपीयर होने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने जब रिसर्च करी, एनालिसिस किया, अलग अलग वीडियो से, अलग अलग सोर्स से, इधर उधर हर चीज देखी समझी, उसके बाद जो मेरे को लगता है कि एक बेस्ट चीजें क्या हो सकती हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरी हर एक बात से आप सहमत हो, जो मैं सोर्स बता रहा हूँ उनसे आप सहमत हो, अगर आपकी कोई और चीजें हो, कोई और सुझाव हो, तो आप कमेंट जरूर करें। लेकिन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे, ऐसी ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो टीचिंग से रिलेटेड, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB और स्टेट सेंटर से रिलेटेड जितने टीचिंग एग्जाम है उनसे रिलेटेड, ठीक है, सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ईएमआरएस को, जो हमारा एग्जाम है आप सभी को पता था, बहुत जल्दी से एकदम से फॉर्म आ गए, है ना, बीच में एकदम से थोड़ी हड़बड़ी में, जल्दी बहुत कम टाइम हमें मिला, तुरंत हमारा टीयर 1 भी हो गया। अब टीयर 1 जहाँ हुआ नहीं, आंसर की आ गई, आंसर की तुरंत रिजल्ट, मतलब कि बहुत फास्ट है। आप देख रहे हो ये हमारे इसकी जो वैकेंसी है, सबसे पहली बात तो ये बहुत फास्ट होने वाली है, मतलब कि सीबीएसई सबसे प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं। केवीएस एनवीएस बहुत डिले जाएगा क्योंकि उसमें अभी बहुत प्रोसेस है, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। बट ये वैकेंसी आपको मैं ये बता दूं कि इनकी कोशिश ये रहेगी सीबीएसई की जुलाई तक, जून तक ये भर्ती कंप्लीट करके जुलाई सेशन से, इसी सेशन से इन टीचर को रिक्रूट कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये हमारे से आपको पता है नए स्कूल्स खुल रहे हैं तो इनके पास रेगुलर टीचर्स नहीं है, बहुत जगह ये हमारे स्कूल पे कॉन्ट्रेक्चुअल ये लोग से काम चला रहे हैं, है ना। तो अब ये मौका बार बार नहीं मिल रहा है, तो जितने भी लोग टीयर 1 में क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, आपका हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा मेन जो टारगेट है वो टीयर 2 है, क्योंकि अगर आप टीयर 2 को में फेल हो गए या रह गए तो आपको ज्यादा दुख होगा, जितना दुख शायद टीयर 1 होने मतलब कि बाद में ज्यादा होता है ना, इतना तब नहीं होता अगर हमारा टीयर 1 क्लियर ना होता। चलिए खैर, तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं अगर कुछ चीजें शेयर करूं, आप तैयारी को लेकर आ जाते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो ये ऑफिशियल हमारा इसका सिलेबस है, इसको प्रिंट करके अपने पास रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है पूरा लेके बैठे हुए हैं, है ना, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, ये बात ध्यान रखें। सबसे पहले बात मैं लास्ट ईयर के ट्रेंड की बात करूंगा, तो ये हमारे इसका जो लास्ट ईयर के टीजीटी हिंदी के मैंने 2-3 साल के प्रीवियस का एनालिसिस किया, तो आप उसमें पाएंगे कि आ, वो तो ऑब्जेक्टिव हुआ था, आपको पता है सिंगल पेपर होता था। तो हमारा जो लेटेस्ट, अगर मैं एग्जाम पैटर्न बात करूं टीयर 2, आपको पता ही है 100 मार्क्स का होगा,
ठीक है। और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव है। 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आएंगे और एमसीक्यू टाइप रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, बस इसमें नेगेटिव मार्किंग है, गलत करने का 1/4 नेगेटिव रहेगा। जो 60 मार्क नंबरों का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, वो आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो 15 चौक 60, ठीक है। और वर्ड लिमिट देखेंगे तो लगभग इसको आप टारगेट लेके चलिए। इसकी प्रैक्टिस भी आपको अभी से करनी पड़ेगी लिखने की, ठीक है। थोड़ा पढ़ते भी जाइए, लिखते भी जाइए, हर चीज पे बात करेंगे। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कंटेंट कहाँ से तैयार करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस, सब चीजों पर जितना जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक रहो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो हाँ, अब एग्जाम पैटर्न में 15 चौक 60, ठीक है। आपको टारगेट करना है 100 वर्ड के आसपास, हर आंसर में आपको लिखना ही लिखना है। और जितना बेस्ट आंसर आप लिख सकते हो उतना बेस्ट लिखने की अभी से प्रैक्टिस करनी है। इस पर हम चर्चा करेंगे, अभी के लिए ये हो गया, ठीक है। तो 100 मार्क्स का ये रहेगा और इसी पर आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि आपको पता है इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। इसी में 100 में से जो आपकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिर आपका डीबीपीएसटीओ के फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप ईएमआरएस जैसे सेंट्रल स्कूल में गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। खैर, उसमें आने से पहले उसके लिए हमें मेहनत भी करनी है ना, और टियर 2 में ही सारा अच्छा खासा कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं, जो हमारी वैकेंसी थी उसका एग्जाम हुआ, आंसर किया ही आपने देखा कि जो हमारा टियर 1 का एग्जाम हुआ था ठीक ठाक हुआ था, लेकिन कम टाइम में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया वो भी कोई आसान बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। कट ऑफ को लेके देखें तो कट ऑफ भी ठीक ठाक गई है एग्जाम के अकॉर्डिंग। और जो टियर 1 है उसमें 10 गुना बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, मेंस में हमारे लगभग 4-5 हजार, 4-4.5 हजार बच्चे अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। पर सीट कंपटीशन कितना है, 10 बच्चों पर एक व्यक्ति का कंपटीशन रहेगा, तो कंपटीशन भी ठीक ठाक है, ठीक है। और सारा आप ये मान के चलिए ऐसे ऐसे लोग होंगे जो मतलब मास्टर्स, ज्यादातर लोग मास्टर्स किए हुए होंगे, कोई नेट क्वालिफाई होगा, तो अच्छे खासे लोगों से कंपटीशन रहेगा। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं या जो सिर्फ ग्रेजुएट है, ठीक है, उनको ज्यादा मेहनत करनी है। टियर 1 तो हो गया, लेकिन सारा खेल टियर 2 का है, ठीक है। जैसे मैं खुद की बात करूं, मैं भी एक तरीके से अभी अभी मेरी भी मास्टर्स चल ही रही है ना। हो सकता है मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बैठे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी फ्रेशर्स लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप वहां पर कॉम्पीट कर पाओ, ठीक है। खैर, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन को लेके क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा है। 2-3 साल के अगर हम पेपर्स को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो पूरा का पूरा एग्जाम कौन ले रहा है, सीबीएसई। पेपर हमारा हुआ ऑफलाइन, ठीक है। सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न क्या है, वो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट ईयर तक के आप ट्रेंड देखोगे, 2 साल के जो पेपर्स हैं उनमें हिंदी का सिंगल एक पेपर हुआ है। जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर फैक्चुअल है, ठीक है। और आपके 6 to 12th लेवल के एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब सीधा सा सरल सा ये है कि आपको जो आपके 6 to 12th की एनसीईआरटी में जो कवि है, जो लेखक है, उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है ना। उन रचनाओं को, उन कवियों को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अब हमारा जो ये सिलेबस है इसको हमें कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आप में से कोई लोग ऐसे होंगे, कई सारे लोग जो किसी बैच से पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो बैच आपके लिए वर्थ इट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैच से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कोई बैच रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ बुक्स, कुछ स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जहां से आपको ये प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा है, आपको पता है 3 खंड है हमारे जो हमें तैयार करने हैं। पहले मैं बता रहा हूँ सिलेबस कहाँ से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है ना, उसको लेके, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। 3 फेजेस में हम बात करें, सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको कैसे तैयार करना है। तो पहले सिलेबस कंप्लीशन पे आ जाते हैं। सिलेबस में सबसे पहले जो सरल जो हमारा गद्य साहित्य है, और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ टीजीटी हिंदी को सेंटर में लेके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग ईएमआरएस टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा एडवांस अलग है, उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगी। हाँ, थोड़ी काफी चीजें आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ सारी सामग्री या जितनी चीजें, ये सिर्फ टीजीटी को सेंटर में रख के है, ठीक है। तो सिर्फ टीजीटी हिंदी वालों के लिए है ये चीज। तो सबसे पहला जो हमारा गद्य साहित्य है, इसमें एक टॉपिक है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। अब इसके लिए ये कहाँ से तैयार करें। अब 2 चीजें हैं, देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, डायरेक्ट अगर आप किताब पढ़ोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत लगे या थोड़ा इंटरेस्ट ना जागे। तो इसका बेस्ट तरीका ये कि आपने कोई एक वीडियो देख ली और फिर बुक से पढ़ लिया, ठीक है।
या हो सकता है अगर आप बुक से समझ जाते हो, मान लो आपका थोड़ा-सा बेस तैयार है ना? आपने यूजी, पीजी में अच्छे से पढ़ा, आपका बेस तैयार है, तो आप सिर्फ बुक जो मैं रिकमेंड करूँगा, उन्हीं से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? इससे बाहर कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप ऐसे हो जो थोड़ा-सा लिटरेचर पार्ट है, इनमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा पढ़ा नहीं है पहले, तो थोड़ा-सा वीडियो के थ्रू जब हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट जागता है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव विकास जो है, इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई भी मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट वीडियो तो नहीं है। सबसे पहले इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बुक एक रखनी है अपने पास। ठीक है? ये क्या है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक है, जिसको बहुत इसमें बहुत पतली बुक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें पूरा का पूरा ये जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना? इसको आप पूरा एक बार पढ़ लो। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सरल शब्दों में त्रिपाठी जी ने इसको मतलब जो हमारा हिंदी साहित्य है, उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है? बताया है। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है? और वैसे भी बहुत गहरे में हमें एकदम से नहीं कूदना है। ये वाली चीज़ से आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, गद्य विधाएँ। ठीक है? फिर अब यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट आ रहा है। अच्छा, इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है आपके पास और पर्याप्त समय है, या आप में से ऐसे लोग हैं जो ये बुक पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक बुक और मैं रिकमेंड करूँगा, ये वाली बुक। ठीक है? ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये वाली बुक थोड़ी-सी एडवांस है। थोड़ी क्या, बहुत अच्छे खासे लेवल की है। इसको लोग नेट, जेआरएफ या पीजीटी या बड़े मतलब जो हमारे हायर लेवल के एग्जाम है, उनके लिए पढ़ते हैं। ठीक है? हो सकता है ये एक बार में समझ भी ना आए, थोड़े अच्छे लेवल की किताब है। तो इसको भी आप पीजीटी के लिए तो मैं रिकमेंड करता ही करता हूँ, डेफिनिटली आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन टीजीटी के लिए भी अगर आपको लगता है आपके पास समय है, ठीक है? तो इसकी तरफ भी आपको जाना है, और कुछ टॉपिक्स इसमें से भी आपको कवर करने हैं। लेकिन पहले आपको ये पढ़ना है, अगर आपको लगता है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारे पास 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च। मैं मान के चल रहा हूँ अप्रैल में हमारा ये मार्च टियर 2 हो जाएगा। तो 1 से डेढ़ महीना हमारे पास, तो हमें बहुत सिलेक्टेड टाइम है, बहुत सिलेक्टेड ही मटेरियल फॉलो करना है। ठीक है ना? तो पहले आप इसको कवर करें, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये अभी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, पहले इसको पढ़ लें, है ना? चलिए, इसके बाद फिर आपका जो एक पॉइंट आ जाता है, अब ये इसको पढ़ने से देखो आपके कौन-कौन से टॉपिक्स कवर हो जाएँगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, गद्य विधाएँ, गद्य साहित्य की विधाएँ। उसके बाद आपका काव्य वाला जो भाग है, हिंदी काव्य का विकास, आदिकाल काव्य, भक्तिकाल काव्य, रीतिकाल काव्य, आधुनिक काल काव्य। ये प्रॉपर काव्य की किताब नहीं है, लेकिन काव्य का जो एक बेस है वो आपका इससे बन जाएगा। ठीक है? तो फिर बाकी एडवांस वाला पार्ट कहाँ से काव्य का तैयार हुआ, तो उस पे बात कर लेते हैं। तो इससे आपकी एक लिटरेचर जो हमारा साहित्य है उसकी एक समझ बन जाएगी। तो पहले इसको पूरा खत्म करें। इसके बाद जो आपको मस्ट बुक पढ़नी है, ठीक है, वो ये वाली बुक है। ठीक है? इसको तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है। शुक्ल वाली बुक मैं कह रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। इस किताब में से, और इसको भी पूरा नहीं, ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक है ये। और पहला जो हमारा पार्ट है वो हमारा है गद्य साहित्य वाला। ठीक है ना? तो गद्य साहित्य में सबसे पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, गद्य विधाएं, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक पर आधारित, नाटक एकांकी पर प्रश्न, निबंध पर, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न। ठीक है? संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। तो ये जो गद्य साहित्य वाला हमारा एक खंड है, इसका पूरा का पूरा सिलेबस आपका इस बुक में कवर हो जाएगा। ठीक है? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसमें आपका ये वाला पूरा खंड कहाँ से कवर होगा? यहाँ से। ठीक है? यहाँ पर ये पूरा देखो आपको दे रखा है, गद्य साहित्य, एकांकी, कहानी, निबंध, ठीक है, फिर आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, संस्मरण, फिर रिपोर्ट ताज। पूरे मतलब पूरा जो खंड है आपका वो इस बुक के अंदर आपका कवर हो जाएगा। और इसमें पूरी किताब नहीं पढ़नी, जो जो टॉपिक हमारे काम के हैं सिर्फ हमें वही पढ़ना है। तो ये आपका पार्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा, तो इस बुक को तो आप जरूर अपने पास रख लें। ठीक है? उसके बाद दूसरा हमारा जो भाग है वो है काव्य भाग, है ना? हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य, भक्तिकालीन काव्य, सूफी का, फिर इसमें रीतिकालीन काव्य, आधुनिकालीन काव्य। अब ये काव्य वाला पार्ट देखो कहाँ से कवर करना है। तो काव्य वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो सेकंड वाला आपका पार्ट है ना, काव्य भाग, इस काव्य भाग का भी पूरा आपका कंटेंट इसी किताब के अंदर मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आपको काल वाइज, ठीक है, आदिकाल, आदिकालीन काव्य, भक्तिकालीन काव्य, रीतिकालीन काव्य, उसके बाद आधुनिक कालीन काव्य, और जो ये दे रखा है भारत सिलेबस के अंदर, भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये भी सारी आपको पॉइंट वाइज इसमें देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये हमारी एकमात्र किताब जो है
इसमें आपको पूरा गद्य साहित्य, पूरा काव्य भाग, ये दो खंड हमारे ये पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यानी कि अब तक मैंने क्या बताया, गद्य साहित्य और काव्य भाग के लिए हमें सिर्फ दो किताबें पढ़नी है, एक ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक ये दो किताबें आपकी दोनों पार्ट आपके अच्छे से तैयार कर देंगे, सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं हिंदी, तीसरा जो हमारा खंड है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण, ठीक है। इसमें देखो हिंदी, इसके लिए ये वाला जो पार्ट है वो आपको सिर्फ एक मैं किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे पूरा आपका तैयार हो जाएगा ये खंड, और वो है लूसेंट की ये वाली किताब, ठीक है। थोड़ी सी पुरानी है, आप नई भी मंगा सकते हैं। ये लूसेंट हिंदी की आपकी बुक है, और ये बुक पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, ज्यादातर चीजें फैक्चुअल होती हैं इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड ही किताब है, और इसमें आपको हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं बोली हैं, ये आपको डायरेक्ट हेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। देवनागरी लिपि मिल जाएगा, देवनागरी लिपि और उसका विकास मिल जाएगा। फिर ये ग्रामर वाला जो पार्ट है, वर्ण विचार, शब्द रचना, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, अलंकार, शब्द शक्ति, ठीक है, मुहावरे, अपठित गद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति, ये पूरा सिलेबस आपका इस किताब के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मात्र ये 3 किताबें अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से, आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ एक दो किताब अगर आप और रखना चाहते हो, थोड़ा सा मान लेते हैं आपने ये बुक पढ़ रखी है और थोड़ा सा अपनी तैयारी को और 4 कदम आगे प्रो लेवल पे ले जा, बाकी मैं यही कहूंगा ये 3 किताबें सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप चाहो अपनी तैयारी को और आपको बेहतर करना है, या इनका अल्टरनेटिव मैं बताना चाहूँ, तो इसका अल्टरनेटिव एक और किताब है सामान्य हिंदी का, एक ये भी बुक आप ले सकते हो, ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में से कोई एक रखिए अपने पास। ये आदित्य की बुक है, ये भी जनरल कॉम्पिटिशन में आती है, लेकिन इसको मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। ये किताब भी है तो भी आपका ये जो भाषा और व्याकरण वाला खंड ये पूरा हो जाएगा, ग्रामर वाला पार्ट, ये भी बुक काफी अच्छी है, ठीक है। इसमें क्या आपका जनरल कंपटीशन भी तैयार हो जाता है और ये भी आ जाएगा, तो ये ज्यादा बेहतर मैं कहूंगा इसकी तुलना में, बट मैंने रखी हुई है अपने पास, ठीक है। और इसके अलावा ये वाली एक छोटी सी बुक है, ये जो 2 बुक बता रहा हूँ ये एडिशनल है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप इनको रेफरेंस के लिए कुछ 1-2 टॉपिक देख सकते हो, नहीं है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपको थोड़ी और अच्छी कमांड करनी है तो आप ले सकते हो, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। एक ये बुक है अलंकार परिजात, इसमें जो आपका अलंकार और शब्द शक्ति वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में, तो ये आप यहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें काव्य रूप और भी टॉपिक है, बट मेन हमारे अलंकार और शब्द शक्ति जो इसमें आएगा, तो इसको बहुत डिटेल से इसमें बहुत सरल और अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप चाहो तो इस बुक को भी रख सकते हो, पतली सी बुक है, बहुत इफेक्टिव है, बाकी एग्जाम में भी आपके काम आ जाएगी। और शुक्ल वाली बुक मैंने आपको बताई थी, डायरेक्टली आपको यहाँ पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसी बुक से हो जाएगा, है ना। जो हमने ये वाली बुक पढ़ी थी, ये 2 सरल इतिहास, इनसे आपका लिटरेचर पार्ट तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, अगर आपने ये किताबें पढ़ी और आप थोड़ा सा और 4 कदम आगे एडवांस ले जाना चाह रहे हो चीजें, या ज्यादातर पीजीटी या हायर एग्जाम के लिए मैं इस किताब को सजेस्ट करता हूँ, बाकी इसको अभी के लिए आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास है तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर लगता है कि आप थोड़ा सा और प्रो लेवल जाना चाहते हो, बट फ्रेशर्स के लिए मैं ये 3 ही किताबें कहूंगा, ठीक है। जितने लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए 3 किताब बहुत है, काफी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपका और नॉलेज अच्छा है, आपने ये किताबें पढ़ी और आप अपना ज्ञान और अच्छा बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जितना आप अच्छा लिख लो तो उसके लिए ये बाकी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा किताब मैंने दिखाई आपको, फिर ये अलंकार परिजात, इसमें 1-2 टॉपिक है, और ये आदित्य वाले, ये लूसेंट का अल्टरनेटिव है, ठीक है। ये एडवांस थोड़ा सा हो जा रहा है हमारा, ठीक है। और ये वाला जो है 1-2 टॉपिक के लिए, ठीक है। हालांकि मैं अपने पास रखे हुए हूँ, ठीक है, अपने पास मैंने रख ली है, आगे के लिए काम आएगी इसलिए। तो ये मैंने आपको बुक बता दी जिसमें ये सारा सिलेबस। अब बात आती है कि आप इनको तैयार कैसे करोगे, है ना। तो सिंपली है, अब कुछ पार्ट ऐसा होगा जो मान लो, अब हमें बात ये आती है कि इस सिलेबस को हम कैसे करें, है ना, कवर कैसे करें। तो पहली बात आपको किताब से ही पढ़ना है, ठीक है। अब मान लो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे हमारा मान लो व्याकरण वाला पार्ट है, ठीक है। व्याकरण वाले पार्ट में आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको हर एक ग्रामर के टॉपिक में वीडियोस मिल जाएंगे। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, मान लो वर्ण विचार में आ रही है, आपको बुक से नहीं समझ आ रहा, आप यूट्यूब पे सर्च करें वर्ण विचार फुल कॉन्सेप्ट, आपको मिल जाएगा, वहां पे देख लो, आपकी एक समझ बन जाएगी, दैट्स इट। फिर बुक में मतलब जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, आप उस टॉपिक का वीडियो एक देख लो, मिल जाएंगे, उससे आपकी एक क्लियरिटी हो जाएगी। फिर बुक में आप पढ़िए और बुक के पीछे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, हर एक चैप्टर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, हाँ, अब बात ये होती है क्या हमें कोई नोट्स बनाने की जरूरत, अगर आपको लगता है कि आप
बट इतना टाइम नहीं है, 1 से डेढ़ महीना हमारे पास, ये हम प्रॉपर यहाँ नोट्स बनाएं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत है। इसीलिए बुक बता रहे हैं, बुक में ही आप हाईलाइट करते रहो इंपॉर्टेंट चीजों को, ठीक है, उसी में अपने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करो, बार बार उन्हीं चीजों को रिवीजन करो। और रिवीजन को लेके मैं बता दूं, पढ़ना अलग बात है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिए एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 बार रिवीजन कर लो, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि किताब में क्या होता है ना, बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें, जैसे इसमें भी सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने, पूरी इतनी किताब कवर नहीं हो पाएगी इतना जल्दी। हाँ, ये किताब आप पूरी पढ़ सकते हो, ये किताब पूरी पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्यादातर मेजर टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से भी हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस आपके पास होगा, इसमें से भी वही पढ़ना है जो हमारे काम का है, ठीक है। वही है कि जितना पढ़ना है उससे ज्यादा है क्या छोड़ना है ना। तो वही वही टॉपिक हमें सिर्फ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है, और 90% चीजें आपको बुक से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत बेसिक बुक है, इनसे आपको समझ आ जाएगी। जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो आप उसका वीडियो देख लो आपका, ठीक है। और ग्रामर, हाँ, ग्रामर को लेके अगर आपको लगता है आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हो। ग्रामर के लिए आप कॉपी ले लो, और एक एक टॉपिक, 8 से 10 हमारे ग्रामर के टॉपिक, उनके जो नियम है, कॉन्सेप्ट है, उनको आप लिख लो, ठीक है, किसी एक कॉपी में, और बार बार उन नियमों को दोहराते रहो, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट आपका मैंने बता दिया, लिटरेचर के कोई नोट्स नहीं बनाने, ना गद्य के ना काव्य के, भाषा साहित्य और ग्रामर का आप चाहें तो बना सकते हो, ताकि आप एग्जाम टाइम में एक बार क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है। फिर रिवीजन मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर के रिवीजन आप कम से कम 2 बार करके जाओ, क्योंकि बहुत सारे चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो बार बार याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गद्य और काव्य में पूरा याद करना है ज्यादातर चीज, और ग्रामर तो चलो हो भी जाएगी। तो रिवीजन 2 से 3 बार, जितना ज्यादा बार रिवीजन कर लो उतना बेटर है, ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स के उधर आपको पता है जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसमें सारा फैक्चुअल चीजें आएंगी। ये इस, मान लो मैथिली शरण गुप्त की किताब का नाम क्या है, या कोई बुक का नाम दे दिया है, किसकी बुक, किस कवि की बुक है या किस लेखक की है, तो इतने सारे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, यात्रा वृतांत है ना। तो ये सब हमें याद करना है, एमसीक्यू में आएगा, तो बार बार जितना रिवीजन करोगे उतना आपको याद रहेगा, है ना। मल्टीपल टाइम रिवीजन जितना कर पाओ उतना कर लो, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कहाँ से देखना है, बुक से पढ़ना है हमें। 10% जो टॉपिक दिक्कत दे रहा है वो आप यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। कुछ टेलीग्राम भी आपको पता ही मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी इधर उधर से बैच मिल जाते हैं, कोई ग्रामर का बैच ले सकते हो आप, ठीक है, वहां से आप कवर कर लो, ठीक है। फिर अपना रिवीजन मैंने बता दिया, मल्टीपल टाइम करिए। प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस के लिए हर एक बुक का जो चैप्टर है उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी हर चैप्टर के साथ पीछे भर भर के एमसीक्यू दिए हैं, उनसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसको जस्ट एक पढ़ लीजिए और 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसमें भी हर एक ग्रामर के पीछे जो चैप्टर है उसके पीछे क्वेश्चंस दिए, उतनी प्रैक्टिस कर लो, काफी है, ठीक है। और कुछ ज्यादा प्रैक्टिस के चक्कर में नहीं आपको पढ़ना है। हाँ, अब बात आती है पेपर में 2 तरीके का हमारा सेक्शन रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव वाला, एक सब्जेक्टिव वाला। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तो हो रही है ना, हम पढ़ रहे हैं, ग्रामर के भी एमसीक्यू इसमें लगा ही लेंगे विनीत, और जो ये वाली बुक है इसमें भी हमारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो ही जाएगी। अब बात ये आती है जो 60 मार्क्स का पार्ट है वो हमें लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करें, कब शुरू करना चाहिए, क्या आंसर राइटिंग अभी शुरू करें या बाद में। तो देखो, आंसर राइटिंग को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा, बाद में कुछ नहीं, बाद कभी नहीं आता है। एग्जाम डेट एकदम से आपके सामने आ जाएगी, फिर 10 दिन 15 दिन में आंसर राइटिंग नहीं बनती, उसके लिए फ्लो बनाना होगा। तो सिंपली अभी आप क्या कर सकते हो, लिखना आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे होंगे सोचेंगे अभी तो हमें उतना नॉलेज नहीं है, क्या लिखें, कहाँ से लिखें। तो उसके लिए काम कर सकते हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लो। जितने भी हमारे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं सिलेक्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा डेली बेसिस पे, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपको उसे लिखना है, और आप चाहें तो उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको आंसर अपने भेजने हैं, ठीक है। जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से, या जो भी लोग हैं वो अपना अपना फीडबैक उस पर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये कर सकते हैं, देखो सेल्फ असेसमेंट करो, क्योंकि अब देखो खुद से तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा खुद से सिंसियरिटी आप लाइए, ठीक है। कोई, क्योंकि हम यूजी पीजी कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, यूजी कर, तो इतना समझ आता है, सेल्फ असेसमेंट भी एक चीज होती है। आप, हाँ, क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करके अच्छे अच्छे जो है, जो हमारी इन्हीं बुक से रेफरेंस लेके मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा अपने चैनल पे, ठीक है। उनको आप लिखिए और चेक खुद से करिए कि आपने कैसा लिखा है, ये आपको खुद पता होता है, ठीक है। और इतना समझ के चलिए, सीबीएसई का पेपर है, क्वेश्चन बेसिक ही आएंगे, ठीक है ना। चेक कौन करेगा, वही लोग सीबीएसई के ही, तो उनको पूरा एनसीईआरटी टाइप ही आंसर चाहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर की, ठीक है, वो ज्ञान और वो नहीं देखेंगे। और सीधी सी बात है, आपके 15 मार्क्स के मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 15 चौक 60, 4 मार्क्स में आप कितना ही क्या करोगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कि कैसे क्या लिखते हैं, इस पे एक अलग वीडियो में लेके आ जाऊंगा, कि जो हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, आंसर राइटिंग को लेके हमें तैयारी कैसे करनी है, मुझे लगता है अलग वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से बात कर ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा,
ठीक है? कैसे हमें फॉर्मेट बनाना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कितनी वर्ड्स लिमिट लेके चलना है, वो वीडियो जो है वो इसका एक पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें देख लेना। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव का पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा, इसी का पार्ट 2। और पीजीटी के लिए भी एक वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा जिसमें पीजीटी को लेके सारी अपडेट होगी। ठीक है? उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है? उन लोगों तक जो हिंदी को लेके प्रिपेयर कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल को मतलब जॉइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी को लेके, ठीक है? पीजीटी को लेके भी एक वीडियो आएगा और आगे अभी हमारी प्रिपरेशन चल रही है तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशन से रिगार्डिंग जो आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैं, ठीक है? शॉर्ट्स के थ्रू, लाइव सेशंस भी कोशिश किया करूँगा मैं। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हमारा संडे-संडे मैं सोच रहा हूँ कि लाइव सेशन भी हम लोग रखें। संडे-संडे लाइव सेशन में जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी लें, ठीक है? और साथ में मिलके जो भी हमारी प्रॉब्लम परेशानी है वो डिस्कस करें रिगार्डिंग हमारी प्रिपरेशन जो है। तो चैनल से जुड़ जाना ताकि सा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और जो हमारा ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है इस पे मैं और अभी रिसर्च कर रहा हूँ और अभी पता करता हूँ चीज़ें और क्या बेहतर हो सकता है, कैसे आपको तैयारी करनी है। उसके लिए नेक्स्ट एक पार्ट छोटा-सा वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट डिस्कशन हम उसमें करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, हार नहीं मानिए, ठीक है? और इस बार हमें